नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। यत् सांख्ययेह प्राप्यते स्थानम तद्योगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो स्थान ज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही स्थान पर कर्म योगी भी पहुंचता है, यानी चिंतनशील जीवन और कर्म योग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसलिए जो लोग इस बात को भीतर तक समझते हैं वही लोग यथार्थ को वैसे ही देख पाते हैं जैसा वो है, सत्य देख पाते हैं। गीता का ये कर्म ज्ञान बताता है, ये समझाता है कि किसी भी विषय पर चर्चा करना या चिंतन करना, जो कि इस वक्त किसान नेता कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, या फिर कर्म करना जो सरकार का काम है और वो कर रही है, दोनों एक ही लक्ष्य सिद्धि की तरफ जा रहे हैं, यानी किसानों का फायदा। इसलिए आज हम कुरुक्षेत्र में परिस्थिति को ठीक वैसे ही देखने और समझने की कोशिश करेंगे जैसी वो है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। हमारे साथ स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव हैं। बीते कई दिनों में, एक साल में खासतौर पर किसानों के मुद्दे को उठाने वाले और अलग अलग मंचों पर उनकी बातों को रखने वाले एक नेता के तौर पर जाने जा रहे हैं। और 5 सदस्यीय किसान कमेटी में शामिल शिव कुमार कक्का जी भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप तीनों ही मेहमानों का। सबसे पहले क्योंकि शिव कुमार कक्का जी जो 5 सदस्यीय किसान कमेटी है उसमें आप भी शामिल हैं, आज क्या तय किया गया है? देखिए, 3 काले कानूनों को रद्द होने के बाद 21 तारीख को हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। उस पत्र में हमारी 6 विशेष मांगें थीं। उन मांगों के बारे में अभी तक हमें कोई अधिकारित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हीं 6 बिंदुओं पर आज चर्चा हुई बिंदुवार, और चर्चा के उपरांत जो 5 मेंबरों की एक कमेटी आज घोषित की है, जो वो 6 बिंदुओं सहित एमएसपी और 6 बिंदुओं के पूरे बिंदुओं पर विस्तार से कोऑर्डिनेट करेगी, सरकार से चर्चा करेगी। जो ये 5 सदस्यीय कमेटी है, क्योंकि एक थोड़ा सा ये संशय बना हुआ है, ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है ये केवल डायलॉग के लिए तय की गई है या फिर ये वो कमेटी है जो एमएसपी के लिए भी चर्चा करेगी? देखिए, डायलॉग के लिए तय की गई है, डायलॉग भी करेगी। आगे जितने भी मुद्दे हैं एमएसपी सहित सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। और अभी कमेटी बनी है, सरकार की ओर से क्या हमको कमेटी को निमंत्रण आता है, सरकार क्या कहती है, सरकार के पास क्या प्रस्ताव है, उन प्रस्तावों पर विचार करके वो बड़ी मीटिंग को अवगत कराएगी। और बड़ी मीटिंग के सामने वो सारे विषय रखे जाएंगे। उसमें पराली का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, जो किसानों पर मुकदमे लादे गए हैं उन मुकदमों का भी है, शहीदों को मुआवजा देने का मामला है, शहीदों को के परिवारों के लिए एक सदस्य को नौकरी देने का है। इन सभी बिंदुओं पर सरकार से चर्चा करेगी। योगेंद्र यादव जी, जो बात शिव कुमार कक्का जी कह रहे हैं, तो इसमें तो काफी समय लगेगा, क्योंकि ये 5 लोगों का एक दल जाकर सरकार से बातचीत करेगा, फिर वो वहां से लौटेगा, जो बड़ी कमेटी है या जो बड़ा मंच है वहां पर ये चर्चा करेगा, फिर वापस जाकर ये सरकार से डायलॉग करेगा, और इसमें तो अच्छा खासा समय लगेगा। मीनाक्षी जी, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा समय लगना चाहिए, यदि नियत साफ हो दोनों तरफ से। हमने अपनी नियत साफ होने का आज परिचय दे दिया है, एक कमेटी बना दी है, मुद्दे पहले से चिन्हित है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही सरकार से बात होती है, ये तो दुनिया में हमेशा होता है कि जो भी प्रतिनिधिमंडल बात करने जाता है वो वापस आके मदर कमेटी को रिपोर्ट करता है। पार्लियामेंट कह लीजिए, हमारे केस के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की जो बड़ी कमेटी, उसको आके रिपोर्ट तो करेगा। लेकिन यदि बातचीत हो जाती है, इसमें 3 दिन है, अगर ये लोग जाके हमारे सहयोगी जाके बात करते हैं और सरकार की तरफ से संतोषजनक उत्तर आता है, और यदि कमेटी योगेंद्र जी के पास हम दोबारा जाएंगे। शिव कुमार कक्का जी, तब तो आप थोड़ा सा और इसे समझाएं दर्शकों को, क्योंकि आप लोगों का दल जाकर मुलाकात करेगा सरकार से और उसके बाद फिर यही बात को लेकर सरकार के पास जाएगा। इसमें समय बहुत लगेगा। 3 दिन में क्या ये होना संभव है? देखिए, 1 दिन के भीतर में 3 कृषि कानून रद्द हो सकते
सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, अगले दिन उसका राष्ट्रपति से साइन भी हो जाते हैं, और ये उतने बड़े मुद्दे नहीं हैं। इन मुद्दों पर भी सरकार डायरेक्शन दे सकती है राज्य सरकारों को। यानी आप ये कह रहे हैं कि 3 दिन के भीतर ये काम हो सकता है। सुधांशु जी देखिए, 2 किसान नेता यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दोनों का कहना यह है कि अगर सरकार चाहे तो आज बात कर सकती है, कल बात कर सकती है, 3 दिन का समय है, कभी भी बात करके ये मसला आज खत्म हो सकता है। ये संभव है? देखिए, जहां तक सरकार की नीयत का विषय है तो वो तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की थी उस दिन सरकार की नीयत क्या है, मंशा क्या है, उसकी दिली सोच क्या है, ये स्पष्ट हो गया था। तो सरकार खुले दिल से निर्णय लेने के लिए तैयार है। तीनों कृषि कानून वापस भी हो गए और जो पराली का विषय था वो भी सॉल्व हो गया। अब मैं कहना चाहता हूं जो आगे का विषय है, जो इन्होंने प्रस्ताव दिया है, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी व्यापकता के साथ इस पर विचार करेगी। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, यदि 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है तो मैं इसे एक सकारात्मक कदम मानता हूं, क्योंकि अभी तक तो यह था कि सभी के सभी संगठनों के साथ एक साथ बात होगी, और ये एक व्यवहारिक बात है कि यदि 30-32 संगठन है तो आप कहें सभी के प्रतिनिधियों के साथ बैठ के बात होगी, तो बिंदुवार इंटीक्रेसीज में चर्चा 32-34 लोगों के साथ नहीं हो पाती, 5 लोगों के साथ फिर भी संभव है। परंतु मैं मानता हूं कि जिसमें जो 5 लोग हैं ये सब वरिष्ठ किसान नेता हैं और जिनको किसान के विषयों की अच्छी समझ है। और बेहतर होता कि यह 5 लोग अधिकृत होते इस बात के लिए कि जो भी वो निर्णय लेंगे वो सबके लिए सर्वमान्य होगा, तो और ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मुझे लगता है कि इन 5 लोगों की किसान के संबंध में जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको लेकर किसी के मन में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। परंतु यदि यह बात जो शिव कुमार जी कह रहे हैं कि फिर जाके फिर बात करेंगे और फिर वापस बात करके आएंगे, तो इसमें निश्चित रूप से थोड़ी सी प्रक्रिया में समय लगेगा। परंतु चूंकि अभी प्रस्ताव 1 घंटे पुराना ही है तो सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। हाँ, इतना जरूर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी व्यापकता के साथ, साफ नीयत के साथ जो भी कुछ संभव होगा समाधान के लिए वह प्रयत्न करेंगे। लेकिन सुधांशु जी, क्या ये इतना ही प्रैक्टिकल नजर आता है? क्योंकि एमएसपी पर अगर बात करनी है तो ये तो कोई 1 या 2 दिन में तय हो नहीं सकता। उसके लिए सरकार भी अपने स्तर पर कमेटी बना ही रही होगी, ये आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं दर्शकों को। तो क्या ये एक ऐसा इशू है जो 3 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगा और किसान वापस घर लौट जाएंगे? देखिए, यही मैं कहना चाहता हूं कि एमएसपी का विषय इतना सामान्य और सहज विषय नहीं है, क्योंकि एमएसपी में अगर आप कहेंगे कि 22-23 फसलें हैं, इन सब पे एमएसपी देना चाहिए, तो उन फसलों की जितनी किस्में हैं उन किस्मों का अलग अलग गुणवत्ता के आधार पे, यानी बेस्ड ऑन द क्वालिटी, मूल्य तय होना चाहिए, जिसमें मार्केट के भी लोग होंगे, जिसमें आर्थिक विशेषज्ञ भी होंगे, जिसमें किसान भी होंगे, जिसमें मंडी के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। तब जाकर किसी भी प्रोडक्ट के मूल्य के बारे में कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उसके साथ जुड़े अन्य प्रश्न भी हैं कि फिर अगर 22-23 पे होगी तो अन्य फसलों पे क्यों नहीं होना चाहिए? अगर अन्य लोग यह डिमांड करेंगे तो क्या उनको इसके लिए मना किया जा सकता है? तो मेरे विचार से कोई भी व्यक्ति यदि सहज रूप में सोचे तो आसानी से अनुमान लगा सकता है कि यह विषय इस प्रकार का नहीं, न मूल्य का निर्धारण 2 दिन के अंदर हो सकता है, न किन किन चीजों में मूल्य निर्धारण करना है उस संख्या का निर्धारण भी 2 दिन के अंदर हो सकता है। तो मेरे विचार से व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर यदि किसानों के प्रतिनिधि बात करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। योगेंद्र यादव जी, व्यवहारिकता तो इसी में नजर आती है कि अगर सरकार भी सकारात्मक है, आप लोग भी सकारात्मक है, और सरकार ने अपनी नीयत तो तभी साफ कर दी थी जब उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया था। अब अगर इतनी सकारात्मकता दोनों ही पक्षों की ओर से है तो इस आंदोलन को खत्म करके किसान अपने अपने घर लौटे, और चूंकि एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है एमएसपी पर गारंटी कानून, इसे समय दिया जाए। योगेंद्र यादव जी से हमारा संपर्क एक बार फिर टूट गया है। मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ, शिव कुमार कक्का जी। अच्छा, माफ कीजिए शिव कुमार जी, योगेंद्र यादव जी वापस आ गए। जी योगेंद्र जी, आप मुझे अगर सुन पाए हो तो कृपया जवाब दें। देखिए, मैंने सुधांशु जी को ध्यान से सुना। ये बात बिल्कुल सही है कि आप 2 दिन के अंदर ये तय नहीं कर सकते कौन कौन सी फसल होगी, उसका क्या दाम होगा, उसको खरीदने का क्या तरीका होगा। ये सारा मैकेनिज्म 2 दिन में तय नहीं हो सकता। लेकिन एक बात है जो सरकार 2 दिन नहीं 2 घंटे में तय कर सकती है, वो ये कि सिद्धांत रूप में सरकार स्वीकार करती है कि
न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी बनाया जाए। और ये इसमें 2 घंटे इसलिए नहीं लगेंगे मीनाक्षी जी, क्योंकि इस सवाल पर पहले एक कमेटी गौर कर चुकी है, वो कमेटी इसकी रिकमेंडेशन कर चुकी है, और उस कमेटी के अध्यक्ष, जैसा आप जानती हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी थे 2011 में। यही नहीं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद CACP, जो कि भारत सरकार की ही एक बॉडी है, सरकार का अपना तंत्र है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो भी इस बात को रिकमेंड कर चुका है कि MSP को एक वैधानिक दर्जा दिया जाए। यदि सरकार ये सिद्धांत रूप में घोषणा कर देती है और फिर कहती है बाकी डिटेल्स हम तय करेंगे, मेरे ख्याल में जरूर हमारे साथी फिर इस पे विचार करेंगे, जरूर खुला मन रखेंगे, और कोई बंदूक निकाल के ये नहीं कहेगा कल सुबह तक मुझे बताइए कि गेहूं की किस किस्म का कितना पैसा मिलेगा। ये सब बातें बाद में तय हो जाएंगी। जो राजनीतिक बातचीत में, आंदोलन के साथ बातचीत में जो तय होता है वो सिद्धांत होता है, और मुझे विश्वास है इस सिद्धांत पे बात की जा सकती है। वैसे मैं सुधांशु जी को बताऊं, सुधांशु जी जो आप बातें कह रहे थे ना, कौन कौन सी कमोडिटी, कैसी उसकी क्वालिटी, ये सब बातें भारत सरकार ऑलरेडी तय कर चुकी है। ये सारी डिटेल्स पिछले 50 साल में बहुत नफासत के साथ की जा चुकी हैं। अब जो एक बात बची है वो ये कि हम जो MSP घोषित करते हैं वो किसान को मिल जाए, बस केवल ये सिद्धांत रूप में बड़ा फैसला करना है, और मुझे विश्वास है कि सरकार ये फैसला लेने में समर्थ है। और जैसे मैंने कहा, अगर प्रधानमंत्री जी जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी, क्या ये संभव है? और इसमें एक मैं अपना सवाल भी जोड़ दूं कि 10 साल पहले क्या रिपोर्ट आई थी या क्या उस पर तय किया गया था, उस पर आज की परिस्थिति में ही उसे लागू किया जा सकता है? देखिए, जहां तक रिपोर्ट्स की बात है, उन सब विषयों में हम जाएंगे तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 10 साल तक धूल खाती रही, किसी ने एक बिंदु भी नहीं उठाया। योगेंद्र जी ने जो बात कही, 2011 की वह समिति थी, तो मजे की बात यह कि जो लोग, मैं योगेंद्र जी और कक्का जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी, वो बड़े गर्व से आके कहते हैं 2011 की उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है, तो भाई क्यों नहीं लागू किया, आप तो 2014 तक सत्ता में थे। तो खैर, उस विषय पे हम राजनीतिक विषय पे नहीं जाते हुए आज हम ये कहना चाहेंगे, जो योगेंद्र जी ने कहा उनकी बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं। सरकार ने पिछले 10-20 वर्षों में, कई सरकारों ने इसके बारे में बहुत कुछ स्टडी करके रखा हुआ है, परंतु योगेंद्र जी उसमें समस्या क्या है, सरकार खरीदेगी यह तो सरकार तय कर सकती है कि हम इस मूल्य से कम पे नहीं खरीदेंगे, परंतु आपको पता है कि आज बाजार में यह तय करना कि हम, आप, मीनाक्षी जी या कक्का जी किसी चीज को इतने ही मूल्य पे खरीदेंगे अथवा खरीदेंगे भी या नहीं खरीदेंगे, यह सरकार कैसे सुनिश्चित कर सकती है? और अगर उसका सुनिश्चित करने का यह तरीका है कि हम अगर कम मूल्य पे खरीदेंगे तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, इस चीज से लॉन्ग टर्म में क्या परिणाम होता है। एक छोटी सी बात देखिए, जिस जमाने में हम लोग पढ़ते थे योगेंद्र जी स्कूल में, तब प्राइवेट की सैलरी सरकार से कम होती थी, तो यही मांग हो सकती थी कि सरकार भी ऐसा करे कि प्राइवेट की सैलरी बराबर हो जाए। आज 90% प्राइवेट पे काम करने वालों की तनख्वाहें सरकार से ज्यादा है। तो जब आप कहेंगे कि मिनिमम पे है, क्यों? जब खोल दी गई व्यवस्था तो उसमें इतने अनेक प्रकार की संभावनाएं आई कि आज बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज और बेहतर प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई। अब मैं फिर भी अविनम्रता से कहता हूं, ट्रैक्टर एक ऐसी कमोडिटी है जो सिर्फ किसान ही प्रयोग करते हैं। अगर यही सच है तो फिर आइशर का ट्रैक्टर क्यों ज्यादा बिकता है, HMT क्यों बंद हो गया? कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि उसके अंदर की प्रोडक्ट की उत्पाद या वो बेहतर नहीं है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, खुले दिल से यह भी विचार करना चाहिए कि इसका लाभ है या हानि। जैसे हम आप बैठे हुए आज टीवी चैनल पर डिस्कशन कर रहे हैं, 25 साल पहले सिर्फ दूरदर्शन था। अब आप बताइए, डिबेट की गुणवत्ता और जो आप डिस्कस करना चाहते हैं वो बोलने की क्षमता, सरकार के पक्ष में या प्रतिपक्ष में, मीडिया का खुलापन खुलने के बाद ज्यादा आया, या आप ये कहते हैं कि नहीं साहब वो जो हम चाहते हैं सिर्फ वही खबर दूरदर्शन भी दिखा दे तो हमारा काम हो जाए? इसलिए मैं कह रहा हूं यह बहुत व्यापक विषय है और इस पे खुले मन से यदि हम चर्चा करेंगे तो हम दीर्घकालिक हित किसानों के बेहतर ढंग से साधने में सफल होंगे। योगेंद्र जी, मैं जानती हूं आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं, लेकिन शिव कुमार जी से भी मैं एक प्रतिक्रिया चाहती हूं। शिव कुमार जी, देखिए, मार्केट को खोलने की बात है, इसको बड़ा करने की बात है, और ये मैं कहती हूं, देखिए मैं किसान नहीं हूं,
मैं इस पर बहुत ज्यादा अपनी राय तो नहीं रख सकती, लेकिन आप लोगों की चर्चा में मैं ये तो समझ सकती हूँ कि मार्केट जितना बड़ा होगा उतनी अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, उतने विकल्प ज्यादा होंगे, तो बेहतरी होगी किसानों की। लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है तो इसका 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर कैसे फैसला हो, क्योंकि आंदोलन तो पिछले 12 महीने से चल ही रहा है और जो आप लोगों का रुख है उसके बाद ये लगता नहीं है कि 3 दिन के अंदर भी खत्म होगा। देखिए, मूल्य निर्धारण आयोग है सरकार के पास जिसमें 5 मेंबर होते हैं, अभी केवल 2 हैं, उसका कोई चेयरमैन भी नहीं है। तो ये आयोग कैसे मूल्य का निर्धारण कर रहा है, इससे सरकार की संजीदगी का आभास होता है। और तय तो क्या है, आपको एक लाइन कानून की उसमें जोड़ना है और आयोग को संवैधानिक दर्जा दे देते हैं कि एमएसपी पर नीचे हर चीज की एमआरपी है, सबकी चीजें हैं, केवल हम लोगों के लिए दिक्कत है। अभी 23 जीन्स के बारे में मामला है, 23 जीन्स में से बैठ के चर्चा होगी और एमएसपी से नीचे हमारा उपज ना बिके, व्यापारी लूट ना करे। जब ये कानून आया था 3 कानून, तो एक करीब 6 महीने में 50% एमएसपी से नीचे किसानों की फसलें पूरे देश में बिकी हैं। तो ये हमारे दिमाग में भी उपज आई थी कि जब ये 3 काले कानून आए तो इसकी अपनी स्टडी की, तो इसमें प्राइवेट मंडियां होंगी पर एमएसपी पर खरीदी की गारंटी की कोई व्यवस्था नहीं थी, एमएसपी का कोई जिक्र नहीं था उसमें। उसी में से हमको फिर ये लगा कि एमएसपी गारंटी का कानून की मांग बहुत पुरानी है और ये होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप तो कानून बनाइए, कानून जब आप बना देंगे तो व्यापारी जो है उसको लेना होगा तो लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा। सरकार को जितना अभी तक तय है हर राज्यों में सरकार लेगी। हमने उसमें एक भी लिख के दिया था कि 3 वर्ष में जो मैक्सिमम आप खरीदते हो राज्यों का एवरेज, उसको आप बना दीजिए। अब ये चर्चा का लंबा विषय होगा, पर सरकार ने 5 नाम मांगे हैं, सरकार को 5 नाम दिए हैं। सरकार कब बुलाती है और सरकार के पास क्या एजेंडा है एमएसपी को गारंटी का कानून बनाने के लिए, और सवाल यही से तो ये भी फिर खड़ा होता है ना योगेंद्र जी की क्या सरकार के पास वाकई में इतनी कैपेसिटी है भी कि वो इतना बड़ा खादान एक बार फिर से वो भंडारों को भर दे। और उसके बाद फिर वो तस्वीरें हमने भी देखी है, सरकार के ऊपर एक्सेसिव लोड डालना, फिर वो लोड आम जनता तक पहुंचाना टैक्स के रूप में, वो चेन हम भी समझते हैं। लेकिन योगेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सरकार सैद्धांतिक रूप से ये कह दे कि हम एमएसपी पर गारंटी कानून लाएंगे, केवल कह देने भर से क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बुनियादी मांग है आपकी एमएसपी पर गारंटी कानून है, या फिर ये जितनी आपकी लिस्टेड मांगे हैं उन 6 की 6 मांगों को जब तक नहीं मान लेती सरकार, तब तक आप लोग आंदोलन जारी रखेंगे? मीनाक्षी जी, हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि हम ये 6 बाकी मांगे प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं। हमें इसका संतोषजनक जवाब मिल जाएगा तो हम आंदोलन के बारे में, भविष्य के बारे में फैसला करेंगे। अब संतोषजनक छोड़िए, हमें तो अभी तक कोई जवाब ही नहीं मिला, औपचारिक जवाब कोई नहीं मिला है। कुछ अनौपचारिक बातें हमने जरूर सुनी है, इसीलिए हमने आज एक कमेटी बना दी है कि आप जाइए, आप औपचारिक जवाब लेके आइए, उसके आधार पे हम फैसला करेंगे। और मैं समझता हूँ आप और सुधांशु जी दोनों एक बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल भ्रांति है, मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी फसलों को सरकार खरीद के अपने गोदाम में डाल लेगी, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि व्यापारियों को जबरदस्ती खरीद करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज देखिए थोड़ा बीच बीच में कट रही है, इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा सा अगर आप रुक के, क्योंकि डिबेट में जितना समय बाकी है, अगर कहीं आप रुक कर इस चर्चा में शामिल हो सके तो ज्यादा बेहतर तरीके से चर्चा। अब मैं रुक गया हूं तो मैं इसे स्पष्ट कर दूं। मैं कह रहा था कि ये 2 भ्रांतियां हैं एमएसपी के बारे में। लोग समझते हैं कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य तभी मिल सकता है जब सरकार 23 की 23 फसलों की सारी उपज को खरीद लेगी। जाहिर है ये तो असंभव है और ये बात हम मांग ही नहीं रहे। दूसरा वो गलतफहमी है जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि सरकार जबरदस्ती, कि तुम जाहिर कोई
व्यापारी क्यों खरीदेगा अगर वो बाजार में उससे कम दाम है? दोनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, आपकी लेकिन दोनों हम बातें ये अगर मान सुधांशु जी नहीं आप कर समझ रहे, पाए मैं हो और समझना पूरी बात चाहता अगर आप हूं, सुन पाए हो, तो आप सरकार की चुनौती लेकिन बताइए। मैं बताऊं सरकार के कि- सामने चुनौती क्या है सुधांशु जी? क्यों एमएसपी पर गारंटी कानून एक जटिल प्रक्रिया है, और साथ ही क्या ये आश्वासन सैद्धांतिक रूप से सरकार किसानों को दे सकती है कि हम एमएसपी पर गारंटी कानून लाएंगे? देखिए, जो योगेंद्र जी ने बात कही, ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए मैं ये मानता हूं कि इन चीज़ों को गहराई से समझते होंगे। मैं बताता हूं व्यवहारिक समस्याएं कहां पर आती, जिन चीज़ों को ध्यान करने की जरूरत है। मान लीजिए सरकार ने 23 फसलों के लिए दे दिया, तो मानी हुई बात है किसान के लिए बेहतर है कि जिन फसलों पे एमएसपी की वैधानिक गारंटी है सिर्फ उन्हीं फसलों को उगाए, क्योंकि अगर वो बाजार में भी नहीं खरीदी जाएगी तो सरकार खरीदेगी। अब आप ये बताइए, आज का जमाना वो नहीं है मान्यवर जो 20-25 साल पहले का था, जैसे देश का बाजार है। अब अगर आप ये कहें कि व्यापारी या जो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं वो इसको वो नहीं करेंगी, तो मान लीजिए वो तय कर ले हमें नहीं खरीदना है, और जिन फसलों पे एमएसपी नहीं है उसके दाम वो बढ़ा दें, तो अब वो तो इंपोर्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि हर किसान के लिए ये आसान है कि जिस पे एमएसपी है सिर्फ वही फसल उगाओ, बाकी छोड़ दो। तो क्या होगा कि एक तरफ एक एक्सेसिव फसल हमारे पास होगी जिसको कि कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा, और दूसरी तरफ अगर वो ट्रेड लॉबी ये तय कर ले कि हमें तो खरीदना नहीं, जो सरकार को खरीदना हो खरीदे, हम तो सिर्फ वो चीजें, जैसे मान लीजिए अगर दलहन पे नहीं है तो वो कह दे हम तो सिर्फ ज्वार बाजरा खरीदेंगे, अगर उस पे नहीं है, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, तो अब वो उसके प्राइसेस इतने हाई हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में कि आप वो इंपोर्ट करेंगे। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मान्यवर, दुनिया का एक देश था जिसने की एमएसपी की कानूनी गारंटी दी, वो था अमेरिका। 1980 के दशक के मध्य में उसने डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर दिया, और वो जब समृद्धि के शिखर पर था तो सारे किसानों ने चीज बनाना शुरू कर दिया, और आखिर में चीज के स्टोरेज की यह समस्या हुई कि उसने मुफ्त गरीब देशों में बांटना शुरू किया, तब भी वो नहीं नियंत्रित कर पाए, और उस कारण से उनको एक अलग प्रकार की, क्योंकि हर किसान को लगा भाई चीज बनाओ और वो तो मिल ही जाएगा, इसके अलावा दूसरी चीज बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यदि ट्रेड को सरकार नियंत्रित करती है, दूसरे शक्तिशाली देश का उदाहरण देता हूं। हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो हम लोग क्या पढ़ते थे, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश सोवियत संघ था। जब सोवियत संघ में सरकारी व्यवस्था कमजोर हुई तो क्या हुआ, वह सोवियत संघ जहां दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं था, वहां 1991 में डबल रोटी के लिए दंगे हो रहे थे। क्यों? जो गेहूं खेत में था, अब सरकार उसको खरीदने की स्थिति में नहीं थी, तो खेत में पड़ा पड़ा सड़ रहा था, वेयर हाउस में था तो उसका ट्रांसपोर्टेशन करने की सरकार स्थिति में नहीं थी, और बाजार में उसकी किल्लत थी। तो इसलिए मैंने यह कहा कि व्यवहारिक दृष्टि से दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली देशों के उदाहरण, और जिनके जहां पर की किसानों की संख्या 3 से 5% थी। इसलिए मैं कह रहा हूं इस विषय पर, जैसे योगेंद्र जी ने कहा, व्यापक दृष्टि से हम विचार करेंगे। आज हम खुली अर्थव्यवस्था के दौर में हैं। आज 1970-80 का दशक नहीं है कि सरकार तय कर लेगी कि इतना है तो सरकार ही तय करेगी। आज बताइए, पेट्रोलियम के दाम हमारे नियंत्रण में नहीं है ना, हम अपना ऑयल रिजर्व ही नहीं खोल रहे हैं, अमेरिका अपना ऑयल रिजर्व खोल रहा है, चूंकि ओपेक देश नहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब क्या ऐसी ही चीज खाद्यान्न में नहीं उत्पन्न हो सकती है क्या? इसलिए इस पे व्यापक ढंग से विचार करने की आवश्यकता है, और यह मैं आश्वस्त हूं, मोदी जी के अंदर जो संवेदनशीलता है किसानों के प्रति, किसानों के हित के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और किसान को सिर्फ न्यूनतम नहीं, किसान को अधिकतम समृद्धि की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन आप ये तो कहेंगे ना कि फिलहाल ये वो मौका नहीं है या वो ये समय नहीं है कि सरकार सैद्धांतिक रूप से कह दे कि हम तो गारंटी कानून लाएंगे ही लाएंगे। नहीं, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं। जो बात योगेंद्र जी ने कही, मैं उनकी बात का आंशिक समर्थन कर रहा हूं। हम सैद्धांतिक रूप से यह भी कहने को तैयार हैं कि हम मूल्यों का निर्धारण करेंगे, परंतु वो किस स्वरूप में होगा, यह अगर 5 सदस्यीय कमेटी ईमानदारी से इसको डिस्कस कर लेगी तो मुझे लगता है कि एक रास्ता निकल सकता है कि किसानों को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सके। और मैं फिर कह रहा हूं, यह तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, हमें यह भी देखना है कि किसान को मैक्सिमम भी क्या मिल सकता है, वो भी सुनिश्चित हो सके। तो शिव कुमार जी, मैं फिर कहती हूं कि इसमें तो समय लगेगा। बुनियादी मांगों को पूरा करने के लिए चर्चा की आवश्यकता है, और ये केवल एक छोटी सी बहस में तो तय नहीं हो सकता। एक दौर की बातचीत में जब तीनों कृषि कानूनों को रिपेल करने का मुद्दा तय नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा? तो ऐसे में क्या ये आवश्यकता नहीं है कि कुछ जो आपके 6 लिस्टेड मांगे हैं उनमें से कुछ मांगों को मान लेने की अगर सरकार ये वायदा कर दे और एमएसपी पर कमेटी बनाकर चर्चा करे, तो इस आंदोलन को आप समाप्त कर दें और फिर देखें कि किस और ये जाती है चर्चा।
देखिए, अभी कमेटी बने हुए कुछ घंटे हुए हैं और सरकार इस कमेटी को आमंत्रित करेगी वार्ता के लिए। अब ये बहुत बड़ा व्यापक विषय है जो सुधांशु जी अमेरिका और रूस का उदाहरण दे रहे हैं। हमारे ज़माने में 1 लीटर तेल भी बाहर से नहीं आता था, देश में तेल पैदा होता था। और आज बहुत बड़ा हिस्सा हमारे बजट का तेल बाहर से आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमको तिलहनी फसलों का भाव देश में नहीं मिलता। 2 लाख मैट्रिक टन तुअर मोजाम्बिक से आती है, उसके कारण भारत के किसानों को तुअर का भाव नहीं मिलता। इस साल भूटान से आलू आया तो आलू पैदा करने वाले किसानों की कमर टूट गई, उन्होंने आलू सड़ा दिया। तो सरकार को आयात और निर्यात नीति पर भी विचार करना पड़ेगा। और अगर तिलहनी फसलों का बढ़ावा देते हैं तो किसान तिलहनी फसलों पर जाएगा, हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी और देश तिलहन के मामले में, तेल ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर होगा। तो एक बड़ा व्यापक विषय है ये, और इसको कैसे कैसे करके हम कर सकते हैं ये निश्चित तौर से है। समय थोड़ा सा लगेगा, लगना भी चाहिए, विचार भी होना चाहिए, पर ये नहीं है कि असंभव है। सब कुछ संभव है, समय सीमा में संभव है। इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। सरकार के पास कितनी इच्छा शक्ति है। सरकार का स्वागत करते हैं, 3 काले कानून उन्होंने वापिस लिए हैं और घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से माफ़ी भी मांगी है, उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। परंतु हमारी भी ये मजबूरी है कि जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे, जब तक जो हमारे शहीद किसान हैं, उन शहीद किसानों के लिए कुछ मुआवजा राशि या रोजगार की बात शिव कुमार जी समझ पा रही हूँ। दरअसल सुधांशु जी, जितने भी किसान नेताओं से अभी तक मेरी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, सभी लोगों का एक ही कहना है कि अभी तक जो भी बात हो रही है वो मौखिक तौर पर हो रही है, या तो सरकार की ओर से, प्रवक्ताओं की ओर से कही जा रही है, या फिर ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो केवल चर्चा का विषय है। अभी तक सरकार की ओर से लिखित में कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया, या कोई भी ऐसी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं हुई राज्य सरकारों की ओर से भी। तो इसलिए ये जो अविश्वास की खाई है वो थोड़ी सी गहरी है। मीनाक्षी जी, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, याद करिए साल भर पहले कई राउंड ऑफ टॉक्स हुई, 11 राउंड की बातें हुई सरकार और किसानों के बीच में। फिर उसके बाद एक डेडलॉक उत्पन्न हो गया तो बातचीत नहीं हो पाई। हाँ, मैं मानता हूं आज 5 सदस्यीय कमेटी बनी है तो ये एक प्लेटफॉर्म बना है, एक स्टेप मैं इसमें पॉजिटिव मानता हूं। ठीक है, आपने प्लेटफॉर्म बनाया है तो कम से कम ये हो गया कि ये 5 लोग जाकर अब बात कर सकते हैं और 5 लोगों के साथ बिंदुवार उनकी गहराइयों में, बारीकियों में जाकर बात की जा सकती है। तो हमारी तरफ से तो मामला खुला था, परंतु अभी तक यह नहीं स्पष्ट हो पा रहा था कि किससे बात की। अब जैसे टिकैत जी जब बोलते थे, कभी कभी चंदू जी का बयान आ जाता था। तो अब अगर सब लोग अपने हिसाब से बयान दे रहे थे तो आज कम से कम ये तो हुआ ना कि अब ये 5 लोग जो बात करेंगे, मैंने कहा और बेहतर होता कि ये 5 लोग पूर्णतः अधिकृत हो जाते कि आप जो भी बात करेंगे वो माना जाएगा। जैसे योगेंद्र जी ने उदाहरण दिया, पार्लियामेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, मगर एक बार सांसद चुन के आते हैं या विधायक विधानसभा में चुन के आते हैं तो 5 साल तक के लिए वो अधिकृत होते हैं कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो जनता का निर्णय माना जाता। 5 साल बाद जाके उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता तय करती उसको दोबारा भेजना है कि नहीं। उसी प्रकार से यदि हम यह माने तो अगर बेहतर होता कि वो लोग अधिकृत होते, पर कोई बात नहीं, उनका जो भी निर्णय है वो उनकी प्रक्रिया के ऊपर है। परंतु यह बात सही है कि जो कक्का जी ने कहा, देखिए व्यापक विषय है और ये कोई ऐसी छोटी मोटी व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। जैसे समझिए 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो एक प्रकार से नई एग्रीकल्चर पॉलिसी होगी और नई अर्थव्यवस्था के बारे में तो कितना समय लगा था और कितना बड़ा परिवर्तन हुआ था। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में जुलाई 1991 में केवल एक बजट में कर दिया था तो मनमोहन सिंह जी ने तो सारे देश की अर्थव्यवस्था बदल गई थी। उतना ही बड़ा परिवर्तन ये कृषि के क्षेत्र में होना है, तो बड़ा परिवर्तन है तो उसके लिए बड़ा दृष्टिकोण और बड़ा समय भी थोड़ा लग सकता है, ये विचार करने की। योगेंद्र जी, इसलिए मैं ये कह रही थी कि देखिए आम जनता तो यही जानना चाहती है कि बीते 12 महीनों से जो सड़कें बंधक बनी हुई हैं, जहां पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर यह आंदोलन चल रहा है, क्या यह आंदोलन खत्म होगा और क्या उसकी कोई तारीख तय हो गई है? जनता तो इतना जानना चाहती है। मीनाक्षी जी, मैं विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश की आम जनता में 60% किसान और किसान परिवार से जुड़े हुए लोग, कृपया उन्हें आम जनता से बाहर ना करें। अगर आम जनता केवल शहरों में रहने वाली, टीवी देखने वाली जनता होगी, मैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उनकी तरफ से भी कह रही हूँ, क्या जो किसान आप लोगों के साथ बैठे हैं, आप लोग घर नहीं जाना चाहते?
मैं आपको भी इसी में शामिल कर रही हूँ, आपके परिवारों को भी बिल्कुल इसी में जाना शामिल कर रही चाहते हूँ जी। जी नहीं मीनाक्षी जी, उठने का सवाल दो तरह से आता है। एक तो दफ्तर से फोन आता है कि भाई बीमारी कब खत्म हो रही है, कब तुम ज्वाइन कर रहे हो, और दूसरा एक दोस्त का फोन आता है कि कब तबीयत ठीक होगी, कैसे हो तुम। दोनों अलग अलग तरह के सवाल है ना। मुझे लगा आप पहले वाला सवाल पूछ रही हैं। निश्चित ही आंदोलन में हम घर जाना चाहते हैं, सड़क पे रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन एक साल ऐसा अभूतपूर्व संघर्ष करके क्या हम अपने हजारों किसान साथियों को जेल में और उनके खिलाफ मुकदमे छोड़ के जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम चाहते हैं कि 700 शहीद परिवार जो हैं उनके लिए कोई मुआवजा और व्यवस्था ना हो, हम टाटा बाय बाय करके उन्हें सैल्यूट करके चले जाएं? बिल्कुल नहीं। दुनिया का कोई आंदोलन ऐसा नहीं कर सकता। क्या हम ऐसा करें कि एमएसपी जैसे सवाल पे जिसे प्रधानमंत्री बोलना भूल गए तो हम भी भूल जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भूल गए हैं, उस सवाल को ना उठाएं, सरकार से जवाब भी ना मांगे कि आप कहाँ खड़े हैं? ये कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। निश्चित ही आज जो कमेटी बनी है, कमेटी सब पे बात करेगी, और ये मैं कतई नहीं कहता, मैं मान के चलता हूं। आपको बड़ी, आप कह रहे हैं 2 दिन में कैसे बात हो सकती है, देखिए मैं तो मान के चलता हूं। अगर मोदी जी ने आज से 10 साल पहले सिफारिश की थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, तो उन्होंने सोच समझ के दी होगी, कोई ऐसे सोते हुए नहीं की थी। उनके रहते हुए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो इस देश के एग्रीकल्चर का सबसे एक्सपर्ट कमीशन है, अगर उसने रिकमेंडेशन की थी कि इसको कानूनी अधिकार बनाया जाए तो सोच समझ के की होगी। और तीसरा, मैं ये भी मान के चलता हूं कि एमएसपी की बात जिसपे इस सरकार से हमारी पिछले 1 वर्ष से बात चल रही है, पिछले 1 वर्ष में सरकार ने कुछ होमवर्क तो किया होगा, ये मैं मान के चलता हूं। जी, सुधांशु जी से हम पूछ लेते हैं, प्राइवेट थी, सरकार का ऐसा नहीं कि हम कोई सरकार इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए और किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या अपना होमवर्क कर चुकी है? देखिए, सरकार ने पूरा होमवर्क पहले से भी कर रखा था, और आगे जैसे जैसे परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, सरकार पूरी सजगता के साथ उसके ऊपर नजर रखे हुए है। जैसे अभी योगेंद्र जी ने कहा 2011 में यदि यह बात थी तो बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि उस समय सिर्फ एग्रीकल्चर एपीएमसी एक्ट मंडियों में ही बिकना था। अब जब व्यवस्था खोल देने की बात हुई तो वो परिस्थिति अलग हो जाती है। जैसे जब सरकारी नौकरी थी तो यह पे कमीशन तय करेगा कि कितनी सैलरी मिलेगी। जब अर्थव्यवस्था खोल दी गई, आप पता नहीं कैसी बात कह रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 2011 और आज तक एग्रीकल्चर में कोई परिवर्तन नहीं। जब हम ये, सुधांशु जी बोले, आपकी बात सही है, मगर जब हम ये नियम लाए थे तो खोलने का निर्णय लिया था ना, तो परिस्थिति बदल जाती, जो वापस ले लिया। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि सरकार में पे कमीशन तय करेगा कि इतनी तनख्वाह होनी है, जब प्राइवेट में ओपन कर दिया जाएगा तो अब यह बाजार तय करेगा कि कितनी तनख्वाह होनी है। पे कमीशन से फायदा होगा या नुकसान होगा, यह विचार करने का विषय है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस विषय पे पूरी ही ईमानदारी के साथ, पूरी सजगता के साथ काम करने के लिए तैयार है। और जहां तक केसेस की बात है, वो तकनीकी आधार पर निर्णय हो सकता है कि केस क्या विड्रॉ होंगे, क्या नहीं होंगे। और तीसरी बात जो आपने कही कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, अब उसके लिए तो कोई सत्यापित आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर 700 लोग माने जाते हैं, इसका मतलब औसतन हर दिन 2 किसानों की मृत्यु हुई है। अब वो यहां आंदोलन में आए थे और आंदोलन की प्रक्रिया के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। अब ये चाहे हरियाणा सरकार दे, पंजाब सरकार दे, या दिल्ली सरकार दे, या भारत सरकार दे, आपको भी ये पता है कि सरकारी खजाने से यदि पैसा जाएगा तो सत्यापित प्रमाण पत्र के आधार पर ही जा सकता है। तो वो भी एक टेक्निकल विषय है कि ये कैसे सत्यापित होगा कि कौन कौन थे यह सूची, तो उसके बारे में भी निर्णय सरकार हर विषय पे खुले मन से विचार करने को तैयार है, बशर्ते कि यह कमेटी भी उतने ही व्यापक दृष्टिकोण से डिस्कशन करने को तैयार रहे, तो समाधान निकलने की। देखिए सुधांशु जी, शिव कुमार जी और योगेंद्र जी, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो, क्योंकि अगर आप एक आम जनता के नजरिए से आप देखेंगे तो कोई भी नहीं चाहता सड़कों पर कोई आंदोलन लगातार चलता रहे, क्योंकि कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो खत्म होने की भी एक परिणति तक पहुंचता है। तो हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो। अब ये सरकार और आप लोगों को तय करना है कि ये कैसे संभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी आपका भी, शिव कुमार जी आपका भी, और योगेंद्र यादव जी आपका भी कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।